वेलकम टू कंसेप्ट माइंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए अपनी इस एथिक्स सीरीज में आगे बढ़ते हैं एंड आज का टॉपिक है हाउ करप्शन इज किलिंग गवर्नेंस। एक्चुअली ये हमारे एथिक्स के सिलेबस का सबसे लास्ट टॉपिक है। आप लोगों ने अगर एथिक्स का सिलेबस देखा होगा तो एथिक्स इन गवर्नेंस और वो सबसे लास्ट टॉपिक उसका करप्शन ही है। तो आज ये हमारा करप्शन जब एंड होगा तो उसके बाद से हम लोग अप्लाइड एथिक्स की ओर चले जाएंगे। अप्लाइड एथिक्स का मतलब है कि जो डेली टू डेली के न्यूज़ हैं उनमें क्या एथिक्स है, क्या एथिकल क्राइसिस है, क्या उसका सोल्यूशन होना चाहिए, और जो यूपीएससी आजकल एग्जाम में पूछ रहा है, इवन स्टेट गवर्नमेंट्स भी जो क्वेश्चन एथिक्स से रिलेटेड पूछ रहे हैं वो अप्लाइड एथिक्स ही पूछ रहे हैं। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एथिक्स क्या है, वॉर का एथिक्स क्या है, रशिया एंड यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है उसको लेकर के यूपीएससी ने पूछा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के पूछा। तो ये जो डेली टू डेली न्यूज हम देखते हैं जहां पर एथिकल क्राइसिस होती हैं उनको लेकर के अब आगे से हम लोग अप्लाइड एथिक्स की ओर ट्रेंड कर जाएंगे। एक बात मैं आप लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने एथिक्स की ये सीरीज देखी है तो आपके पास एथिक्स के डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स, डेटा, रिपोर्ट्स और क्वालिटी कंटेंट्स हैं। अब आपको एथिक्स के लिए कंटेंट की जरूरत नहीं है, अब आपको सिर्फ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आगे से जो हम लोग अप्लाइड एथिक्स की तरफ मूव कर रहे हैं, अगर उसमें आप लोग कंटिन्यू रहे तो मैं श्योर करता हूं कि यूपीएससी हो या स्टेट कमीशन, कहीं भी एथिक्स का आंसर आपके एम्बिट के अंदर ही रहेगा, आपके बाहर नहीं जाएगा। और वो मेरे हार्डवर्क, मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने यूपीएससी में देखा है, उन सब से ये जो मैंने समझा है वो मैं आप लोगों को दे रहा हूं। तो बी रेगुलर विथ मी एंड कंटिन्यू करो, फिर देखो इसका रिजल्ट भी आना ही आना है। ठीक है, तो चलिए सीधे टॉपिक में एंटर करते हैं, करप्शन में। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज करप्शन। तो करप्शन का डेफिनेशन है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग अब्यूज ऑफ इंटरेस्टेड पावर फॉर प्राइवेट गेन इज करप्शन। अब्यूज ऑफ इंटरेस्टेड पावर, जो शक्ति दी गई है उस शक्ति का निजी लाभ के लिए उपयोग करना करप्शन है, भ्रष्टाचार है। वर्ल्ड बैंक इसको डिफाइन करते हुए कहता है कि यूज ऑफ पब्लिक ऑफिस फॉर प्राइवेट बेनिफिट इन वायलेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस इज करप्शन। वो कहता है कि पब्लिक ऑफिस को यूज करना किसमें, पर्सनल या प्राइवेट बेनिफिट में, जो क्या करता है, लॉ एंड रेगुलेशंस को वायलेट करता है, तो वो करप्शन माना जाएगा। ठीक है, हमारे यहां सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जजमेंट दिया है, करप्शन को डिफाइन किया है। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था, उसमें एक ऑफिसर थे, ही वॉज नॉट करप्ट बट अंडर हिज टेबल एंड इन हिज ऑफिस देयर वर सो मेनी करप्ट ऑफिशियल्स आर देयर एंड वो करप्शन वहां पर लगातार जारी था। ही वॉज सीनियर देयर और उन्होंने उस ऑफिस में करप्शन रोकने में कोई दिलचस्पी नहीं ली। वहां इनके ऑफिस में, इनके अंडर में करप्शन होता रहा, इन्होंने ब्राइबरी नहीं करी, लेकिन इनके अंदर में करप्शन होता रहा और रोकने में उन्होंने कोई पहल नहीं करी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको भी करप्शन का गिल्टी माना और इनको सजा सुनाई। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो डिफाइन किया करप्शन को, वो है अनेबल टू परफॉर्म दियर ऑफिशियल ड्यूटी इज ऑल्सो करप्शन। अपने ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करना भी करप्शन है। आप सिर्फ ब्राइब ले रहे हैं या कोई करप्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं ये सफिशिएंट नहीं है, लेकिन अगर आप अपने ऑफिशियल ड्यूटी को ईमानदारी से नहीं कर पा रहे हैं तो यह भी करप्शन है। ठीक है, मतलब अपने ऑफिस में आए और बैठे हुए हैं, कोई भी निगेटिव काम नहीं कर रहे हैं लेकिन बैठे हुए हैं, ऑफिस का वर्किंग नहीं देख रहे हैं, तो यह भी करप्शन है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट। एक फेमस कोट है लॉर्ड एक्टन का, पावर टेंड टू करप्ट। पावर हमें करप्ट बनाता है एंड अब्सोल्यूट पावर करप्ट्स अब्सोल्यूटली। एंड अब्सोल्यूट पावर अगर मिल जाए, मतलब आपके ऊपर चेक एंड बैलेंस कुछ नहीं हो, तो वो आपको अब्सोल्यूट करप्ट कर देता है। जैसे जितने भी डिक्टेटर हुए हैं दे इंजॉयड अब्सोल्यूट पावर, चाहे वो हिटलर हो, मुसोलिनी हो या कोई भी जो कि डिक्टेटर हुए हैं, उनके पास अब्सोल्यूट पावर रहा है, तो वो सबसे बड़े करप्ट भी रहे हैं। करप्ट का मतलब सिर्फ ब्राइब लेना नहीं होता है, करप्ट का मतलब होता है इथिकली करप्ट, बाय एक्टिंग करप्ट। बहुत सारे टाइप्स ऑफ करप्ट, जैसे यहूदियों का नरसंहार कर देना, ज्यूस लोगों को मरवा देना गैस चेंबर में हिटलर के द्वारा, यह भी क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ करप्शन। कैसा करप्शन, मोरल करप्शन।
तो जब एब्सोल्यूट पावर आ जाती है तो वो इंसान को एब्सोल्यूट करप्ट कर देती है। ठीक है, तो हम लोगों ने करप्शन को डिफाइन किया, देखा क्या है करप्शन। अब आगे बढ़ते हुए जानते हैं टाइप्स ऑफ करप्शन। हमारे यहाँ इन इंडिया में हमारे यहाँ 4 टाइप्स ऑफ करप्शन आर देयर। पहला है पेटी करप्शन। पेटी करप्शन का मतलब है जो डे टू डे जो हम इंटरेक्शन करते हैं ऑफिशियल से, और वो डे टू डे लाइफ में जो करप्शन होता है, एवरीडे ब्राइब फॉर बेसिक सर्विसेज, जैसे ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे, पुलिस पे या ट्रैफिक पे, ये जो करप्शन होता है डेली लाइफ में, उसे कहते हैं पेटी करप्शन। ये बहुत छोटा करप्शन होता है, लेकिन यह डेली टू डेली लोगों के, सरकार के प्रति, जो गवर्नमेंट के प्रति लोगों का एक जो विश्वास होता है उसको टेंड करता है, बदलता है। अगर यह डेली टू डेली करप्शन लगातार है तो लोग मानते हैं कि गवर्नमेंट इज करप्ट। लेकिन अगर ये जो एवरीडे ब्राइब वाला कंसेप्ट है यह अगर बंद हो जाता है तो लोग मानते हैं कि गवर्नमेंट इज एब्सोल्यूट एथिकल, गवर्नमेंट बहुत अच्छी है। तो यह अमाउंट में छोटा दिखता है, लेकिन एक्शन में भी छोटा दिखता है, लेकिन यह लोगों के ओपिनियन को चेंज करने में बहुत बड़ा मैटर निभाता है। नेक्स्ट कम्स ग्रैंड करप्शन। ग्रैंड करप्शन मीन्स लार्ज स्कैम्स एंड पॉलिसी मैनिपुलेशन। जैसे 2G स्पेक्ट्रम। 2G स्पेक्ट्रम में क्या हुआ, स्पेक्ट्रम एलोकेशंस की जो पॉलिसी थी उसी को मैनिपुलेट कर दिया गया टू फेवर सम कारपोरेट्स। कुछ कारपोरेट लोगों को फेवर करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए पॉलिसी में ही चेंज कर दिया गया। कोलगेट स्कैम, कोयला ब्लॉक का जो स्कैम हुआ था, एंड व्यापम स्कैम जो मध्य प्रदेश में व्यापम स्कैम हुआ था, ये सभी क्या कहलाएंगे, ये ग्रैंड स्कैम है। ओके, एंड द नेक्स्ट कम्स पॉलिटिकल स्कैम। पॉलिटिकल स्कैम्स मींस जिसमें कि जो पॉलिटिशियंस हैं, जो पावर में हैं, वो अपने पावर का मिसयूज कर रहे हैं, जैसे इलेक्टोरल फंडिंग या पैट्रोनेज। इलेक्टोरल फंडिंग मतलब कारपोरेट जबकि इलेक्शन में फंडिंग करता है, तो फंडिंग करता है तो बदले में कारपोरेट को सपोर्ट करना, फेवर करना। या फिर पैट्रोनेज, जैसे जो माफिया सिस्टम है उसको सरकारों द्वारा सपोर्ट किया जाना। जब उत्तर प्रदेश में योगी जी कहते हैं कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, तो ये माफिया कल्चर पहले था, तब उसको मिट्टी में मिलाया गया ना। तो वो माफिया कल्चर अपने से नहीं आ गया, बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के कोई माफिया सिस्टम डेवलप नहीं हो सकता है। देयर वर सो मेनी माफियाज इन बिहार, जैसे शहाबुद्दीन, यूपी में तो पूरा ग्रुप ऑफ माफियाज थे। उस तरीके से मतलब पूरे भारत में थे माफिया कल्चर, अभी भी बहुत जगह पर हैं, लेकिन अब ये माफिया कल्चर धीरे धीरे इंड हो रहा है। तो ये माफिया को जो पैट्रोनेज, पॉलिटिकल पैट्रोनेज मिलता था, पॉलिटिकल सपोर्ट मिलता था, यह क्या है, पॉलिटिकल करप्शन है। नेक्स्ट कम्स सिस्टेमिक करप्शन। जब सिस्टम ही करप्ट हो जाए, मतलब करप्शन जब सिस्टम का पार्ट बन जाए, जैसे व्हेन करप्शन बिकम्स अ नॉर्म इन गवर्नेंस, मतलब कि बिना पैसा दिए आपका कोई काम होगा ही नहीं, यह गवर्नमेंट में एक नॉर्म्स बन जाए, सिद्धांत, रूल बन जाए। ऑफिशियल नहीं है, लेकिन जब आप जाएंगे ब्लॉक लेवल पे और वहां पे ऑफिस के बहुत सारे ब्रोकर बैठे होते हैं, दलाल बैठे होते हैं, वो बोलेंगे कि यस इतना पैसा दो आपका काम हो जाएगा। तो वो जो नॉर्म हो जाता है कि हाँ बिना दलालों के सपोर्ट के आपका काम नहीं होगा, तो वह कहलाता है सिस्टेमिक करप्शन। ओके, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ करप्शन। अब आते हैं कि हमारे यहां इसको लेकर के डेटा एंड रिपोर्ट क्या कहती हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है वह बताता है, जो 2024 का उसका इंडेक्स है, वो कहता है कि इंडिया स्टूड 96 आउट ऑफ 180 कंट्री। मतलब करप्शन में हम 96th पोजीशन पे हैं, 96वें स्थान पर है करप्शन में। एंड स्कोर हमारा क्या है, 38 आउट ऑफ 100। मतलब हमारे यहाँ मोर देन 50% करप्शन जारी है। 38 है हमारा स्कोर, जो 100 होना चाहिए। 100 मीन्स नो करप्शन, और हम वहां पर 100 तो 50 प्लस भी नहीं है, 38 में है। ये दिखाता है कि हमारे यहाँ करप्शन कितना डीप रूटेड है। ठीक है, इंडिया करप्शन सर्वे, ये 2019 का एक सर्वे है, उसमें 51% सिटीजन्स ने एडमिट किया कि वो लास्ट ईयर में उन्होंने ब्राइब पे किया है, लोगों को, ऑफिशियल्स को ब्राइब दिया है, घूस दिया है।
तो कितना 51% सिटीजन्स, मतलब वो कह रहे हैं कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमने पिछले सालों में 51% पॉपुलेशन स्वीकार करती है। तो सोचिए सर्वे में अगर 51% स्वीकार करती है कि हमने ब्राइब्स दिए हैं तो कितना बड़ा डेटा है। उसी के साथ साथ डिपार्टमेंट कौन सा है जो सबसे ज्यादा करप्ट है, तो उसमें सबसे ऊपर पुलिस डिपार्टमेंट आता है, उसके बाद म्यूनिसिपैलिटीज आती हैं, उसके बाद ट्रांसपोर्ट आता है। तो ये हमारे कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो करप्शन में नंबर 1, 2, 3 के रैंक पे आते हैं। ये इंडिया करप्शन सर्वे 2019 का डेटा है। उसी के बाद वर्ल्ड बैंक कहता है कि करप्शन कॉस्ट इंडिया नियर अबाउट 3% ऑफ जीडीपी पर ईयर। हमारे जीडीपी का 3% जीडीपी का साइज हमारा कितना बड़ा है, 4 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी, ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, और उसका 3% जितने में किसी देश की, बहुत सारे देशों की इकोनॉमी चलती होगी, उतना हमारे यहाँ करप्शन का पैसा चलता है। तो यह दिखाता है कि इंडिया में करप्शन अभी भी कितना स्ट्रांग है, कितना डीप रूटेड है, एंड कितने लोगों को करप्शन का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फेमस जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड टू करप्शन। सुप्रीम कोर्ट ने करप्शन के केसेस को लेकर के क्या क्या जजमेंट्स दिए हैं और क्या क्या कहा है उसको जानते हैं। सबसे पहला है 1998 का विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई को क्या किया जाए, ऑटोनॉमी दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा था, 1998 में। एंड 2014 में फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई इज अ केज्ड पैरोट, मतलब एक बंद पिंजरे में बंद तोता के समान है। तो सीबीआई को ऑटोनॉमी दिया जाए। बहुत पहले से सुप्रीम कोर्ट कहती आ रही कि सीबीआई का मिसयूज किया जा रहा है करप्शन के लिए। तो इस विनीत नारायण केस में सीबीआई की ऑटोनॉमी की बात करी थी। एंड क्रिएशन ऑफ सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के क्रिएशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था सरकार को कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जैसा एक पोस्ट बनाया जाए, सो दैट जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वहां पर जो करप्शन केसेस हैं उनको रजिस्टर किया जाए और उन पर त्वरित एक्शन लिया जाए। ठीक है, साथ ही नलिफाइड द प्रोसेस ऑफ सील्ड ऑफ सीनियर ऑफिशियल्स फ्रॉम प्रो विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में यह भी कहा, ऑर्डर दिया कि जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं जैसे सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, जूनियर सेक्रेटरी, इन पर केस रजिस्टर करने के लिए पहले गवर्नमेंट का परमिशन लेना कंपलसरी था। तो सुप्रीम कोर्ट ने विनीत नारायण केस में उस परमिशन को नलिफाइड कर दिया, मतलब खत्म कर दिया। कहा कि नहीं, चाहे वो सेक्रेटरी हो, अंडर सेक्रेटरी हो, जूनियर सेक्रेटरी हो, कोई भी हो, अगर वो करप्शन में शामिल है तो उन पर केस रजिस्टर्ड किया जाएगा। इसके लिए गवर्नमेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इट वॉज अ वेरी फेमस केस टू कॉप द करप्शन। नेक्स्ट कम्स प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2006। यह केस भी अपने आप में एक माइलस्टोन केस माना जाता है, पुलिस रिफॉर्म से जुड़ा हुआ। इसमें प्रकाश सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के मैटर में, पुलिसिंग के मैटर में जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता था उसको रोकने के लिए जजमेंट दिया, और उसमें कहा कि जो भी पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनको मिनिमम 2 साल के लिए उनकी ऑफिशियल ड्यूटी होगी। 2 साल के पहले अगर उनको ट्रांसफर किया जाता है तो इसके लिए उनको वैलिड रीजन बताना होगा। विदाउट वैलिड रीजन यू विल नॉट ट्रांसफर एनी ऑफिशियल्स ऑफ द पोस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से जो पॉलिटिकल प्रेशर होता था कि अगर हम पॉलिटिशियन को फेवर नहीं करेंगे तो मुझे ट्रांसफर कर देंगे, उसको कंट्रोल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो पुलिस की पावर है, एक ही जो पुलिसमैन है वही केस रजिस्टर्ड भी करता है, वही केस की इंक्वायरी भी करता है, तो दोनों को अलग अलग किया जाए। रजिस्टर करने वाला अलग हो, इंक्वायरी करने वाला अलग हो, क्योंकि वही रजिस्टर करता है, वही इंक्वायरी करता है, तो इससे करप्शन बढ़ता है। तो रजिस्टर करने वाला अपना पास रजिस्टर करे, उसका ड्यूटी अलग हो जाए, और इंक्वायरी करने वाला पुलिस विभाग अलग हो जाए। तो पुलिस विभाग को सेपरेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ऑर्डर दिया। हालांकि वो अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। इट वाज अ माइलस्टोन जजमेंट रिलेटेड टू पुलिस रिफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट कम्स सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस मनमोहन सिंह।
ये 2012 का केस है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि राइट टू सैंक्शन, ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत ही अच्छा केस है, राइट टू सैंक्शन प्रोसिक्यूशन अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन विद इन 3 मंथ। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। दरअसल केस क्या हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के टेन्योर में बहुत सारे करप्शन केसेस हुए थे और हाई करप्ट ऑफिशियल्स पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन केस एक्ट जो है उसके अंडर केस रजिस्टर किया गया, लेकिन उस केस में उनको अरेस्ट नहीं किया गया। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने एक केस किया सुप्रीम कोर्ट में एंड फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि अगर किसी भी ऑफिसर्स पर या किसी भी पॉलिटिशियन पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लागू किया जाता है, उसके अंदर उस पर केस रजिस्टर किया जाता है, तो विद इन 3 मंथ उसको क्या किया जाए, उसको प्रोसिक्यूट किया जाए, उसको उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाए ताकि जो पॉलिटिकल करप्शन है उसको रोका जा सके। ठीक है, तो इट वॉज वेरी फेमस केस। नेक्स्ट कम्स मनोहर लाल शर्मा केस 2014। यह भी वही फेमस केस है जिसमें कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई एज केज्ड पैरोट, यह कोयला स्कैम हुआ था। मनोहर लाल शर्मा जो कोल सेक्रेटरी थे, तो कोयला स्कैम हुआ था, तो उस केस में सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, सीबीआई इज केज्ड पैरेट, पिंजरे में बंद तोता है और उसका मालिक उसको जैसे चाहता है यूज करता है, बाकी उसको करप्शन रोकने में सीबीआई पावरफुल नहीं है, वो करप्शन को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ठीक है, अगला आता है रमेश गेली केस 2016। यह भी एक फेमस केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, एक्सपेंडेड द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट टू प्राइवेट बैंक्स। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्राइवेट बैंक्स हैं वह भी जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है उसके अंदर जो पब्लिक ऑफिशियल टर्म यूज किया गया है उसके अंदर प्राइवेट बैंक्स भी आते हैं। मतलब कि प्राइवेट बैंक्स में अगर कोई घोटाला होता है तो उन पर भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत केस चलाया जा सकता है, वो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स काउंट होंगे क्योंकि वो गवर्नमेंट्स के बहुत सारे गवर्नमेंट से फंडिंग लेते हैं, गवर्नमेंट्स के प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं और डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग से जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से बैंक, प्राइवेट बैंक्स को भी क्या घोषित किया, पब्लिक सर्वेंट डिक्लेयर किया और उन पर अगर प्राइवेट बैंक्स में भी करप्शन का केस चलता है तो उनको भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर ही उन पर मुकदमा चलाया जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। तो दिस वर फेमस जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड टू करप्शन। अब आते हैं कि हमारे यहां इंडिया में जो करप्शन है उसमें बहुत सारे केसेस आप लोगों ने सुने होंगे, बहुत देयर आर सो मेनी केसेस देयर, लेकिन कुछ फेमस केस जैसे पॉलिटिकल करप्शन के, फेमस पॉलिटिशियंस के जो केस हुए करप्शन केस, फेमस ब्यूरोक्रेट्स के जो केस हुए हैं करप्शन केस, एंड जो नेक्सस का केस रहा है, नेक्सस मीन्स पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स एंड बिजनेसमैन, तीनों ने मिलकर के जो करप्शन किया है वो सारे केस हमने यहां पर रख दिया है। तो ये सारे केस बहुत फेमस केस हैं। कैश फॉर वोट केस 2008 का, या फिर रेलवे ट्रांसफर पोस्टिंग स्कैम 2013 का महेश कुमार का, या फिर हर्षद मेहता, नीरव मोदी, सत्यम स्कैंडल, टाटा ट्रक स्कैम। तो ये बहुत फेमस स्कैम है जो कि आप लोग क्या करिएगा, डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा उसमें जाइएगा, इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा और वहां से आकर के ये सारे केसेस आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये ऐसे केसेस हैं जिसको सर्च करने में आपको काफी टाइम लगेगा, जो एक जगह कर दिए गए हैं और इसको अगर आप आंसर में यूज करते हैं तो डेफिनेटली आपके आंसर की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे केसेस जो यहां पर दिए गए हैं वो सारे केसेस आप लोग अपने आंसर्स में, अपने नोट में जरूर शामिल कर लीजिएगा। तो हमारे यहां बहुत सारे पॉलिटिकल केसेस भी हुए हैं, इसमें नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट वेस्ट सारे के केसेस हैं, साथ ही जो फेमस ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं इसमें ओल्ड केसेस भी हैं और जो रिसेंट टाइम्स के केसेस हैं, जैसे अभी रिसेंट टाइम में धीमन चकमा का केस आया है, 2021 बैच के आईएएस ऑफिसर थे और इनको रिसेंटली उड़ीसा कैडर के, इनको रिसेंटली डिटेन किया गया है फॉर टेकिंग ब्राइब्स। या फिर विनय कुमार चौबे का एक्साइज पॉलिसी मैनिपुलेशन केस आया है झारखंड में 2025 में। तो ये कुछ फेमस रिसेंट केसेस भी हैं एंड ओल्ड केसेस भी हैं, तो इसको जरूर देख लीजिएगा आपको। ठीक है, एडीआर रिपोर्ट कहती है
एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एक एनजीओ है, उसकी रिपोर्ट कहती है कि ओवर 40% ऑफ एमपीज हैव क्रिमिनल केसेस। यह अपने आप में बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है कि कैसे हमारे देश के जो सिस्टम में बैठे लोग हैं, जो सिस्टम को डिफाइन करते हैं, जो सिस्टम बनाते हैं, उसी में 40% ऐसे लोग हैं जिन पर कि क्रिमिनल केसेस चल रही हैं। तो फिर हम जो ऑफिशियल्स हैं या जो कॉमन लोग हैं वहां पर करप्शन के बारे में क्या सोच सकते हैं, कितना ज्यादा करप्शन होगा। तो ये सब चीजें आपको दिखाते हैं कि हमारे यहाँ करप्शन कितना डीप रूटेड है। अब आते हैं कि व्हाट आर द मेन कॉज ऑफ करप्शन। सबसे मेन कॉज हमारे यहाँ करप्शन का वही है वीक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, कि हमारे यहाँ जो करप्शन को कंट्रोल करने के लिए इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो सीबीआई हो, लोकपाल लोकायुक्ता हो, सीबीसी हो, कैग हो या फिर सुप्रीम कोर्ट भी क्यों ना हो, ये जितना इनसे एक्सपेक्टेशंस थी वैसा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने तो सीबीआई को केज्ड पैरट भी कहा है, पिंजरे में बंद तोता भी कहा है। तो ये सिर्फ सीबीआई पर लागू नहीं होता है, सीबीसी का परफॉर्मेंस भी आपको ऐसा ही दिखेगा। आप कोई फेमस केसेस इसमें कि सीबीसी ने आपको सरप्राइज किया हो और किसी बड़े पॉलिटिशियन पर केस चलाया हो, बहुत रेयरली सुनने को मिलता है। उसी तरीके से लोकपाल एंड लोकायुक्तास, हमने 2011 में अन्ना मूवमेंट हुआ था लोकपाल को लेकर के, कितना बड़ा मूवमेंट था। स्टिल लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट बना, उनका पोस्ट बना, बट हमने क्या कोई ऐसा फेमस केस सुना है जिसमें कि लोकायुक्ता ने केस रजिस्टर्ड किया और किसी बड़े पॉलिटिशियंस को जो कि करप्ट थे उनको लेकर के उन पर केस हुआ? नहीं सुनने को मिलता है। क्यों नहीं सुनने को मिलता है? क्योंकि ये भी केज्ड पैरोट ही है, ऊपर से पोस्ट जरूर है बट दे आर वीक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क देयर, एंड वो पोस्ट पे रहते हुए भी अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करने में सफल नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट कम्स एक्सेसिव डिस्क्रेशन विदाउट अकाउंटेबिलिटी। हमारे यहाँ करप्शन का एक बहुत बड़ा कारण है बहुत अधिक पावर होना, बिना किसी चेक एंड बैलेंस के बहुत अधिक पावर हो जाना। जैसे डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड आईएएस ऑफिसर, ही एंजॉयज वेरी ट्रेमेंडस पावर, डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ा पावर एंजॉय करते हैं वो, और उन पर डिस्ट्रिक्ट में चेक एंड बैलेंस करने के लिए कोई वैसा रोबस्ट सिस्टम नहीं है। वो जिस ऑफिसर को चाहे, जिसको जिधर चाहे जो ड्यूटी दे, जैसे काम करवाना चाहे करवाएं, उनको रेगुलेट करने के लिए वहां पर उनके आसपास कोई नहीं है। तो इसीलिए हमारे यहाँ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इतना पावर एंजॉय करते हैं लेकिन उनको कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है कि वो पावर का यूज कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं, उसको देखने वाला कोई हो। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारे यहाँ करप्शन के लिए। नेक्स्ट कम्स ओपेक डिसीजन मेकिंग। हमारे यहाँ जो डिसीजन लिए जाते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कोई डिसीजन लिया तो ऑन व्हाट बेसिस ही टुक द डिसीजन, व्हाट वाज द सोर्सेस, व्हाट वाज द रेफरेंस, व्हाई ही टुक द डिसीजन, ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है कि उन्होंने अगर डिसीजन लिया तो क्यों लिया, इसको डिफाइन करने के लिए, इसको बताने के लिए कुछ नहीं है। तो वो ओपेक तरीके से, मतलब अपने मन में जो आया उस आधार पर डिसीजन लेते हैं, इसलिए भी हमारे देश में करप्शन है। ओके, नेक्स्ट कम्स डिले इन जुडिशियल प्रोसेस। हमारे यहाँ जुडिशरी में ओवर 4 करोड़ ऑफ केसेस आर देयर, वो पेंडिंग है, 4 करोड़ सारी केसेस। सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं और करप्शन के केसेस तो बहुत सारे हैं। तो ये जो केस पेंडिंग होते हैं, तो इससे क्या होता है, जो करप्ट ऑफिशियल्स होते हैं उनको लगता है क्या फर्क पड़ता है, रजिस्टर हो जाने दो एक केस, फैसला तो होगा नहीं, फैसला आएगा 80 साल बाद, तब तक मैं मर चुका होऊंगा, या फैसला आएगा भी कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, केस वैसे ही पेंडिंग पड़ा रह जाएगा। तो ये भी क्या करता है, जो करप्ट ऑफिशियल्स होते हैं, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, करप्ट पॉलिटिशियंस होते हैं, उनको क्या करता है, करप्शन के लिए मोटिवेट कर देता है। एंड नेक्स्ट कम्स नेक्सस बिटवीन पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स एंड बिजनेसमैन। यह बहुत भयानक है। इनके बीच का जो एक गठजोड़ हो जाता है, नेक्सस बन जाता है, यह बहुत बड़े बड़े स्कैम के रूप में आता है। जैसे जो 2G स्पेक्ट्रम स्कैम था, इसमें जो टेलीकॉम मिनिस्टर थे टी राजा तमिलनाडु से, उसके साथ साथ नीरा राडिया और बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज, इन सब ने मिल करके स्कैम किया। कोल ब्लॉक एलोकेशन स्कैम, कोल ब्लॉक के लिए प्राइवेट
जो प्राइवेट कंपनीज हैं, कारपोरेट है और पॉलिटिशियन, दोनों ने मिलकर स्कैम किया। तो हमारे यहाँ यह बहुत बड़े बड़े जो भी स्कैम होते हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण इन तीनों का मिल जाना है, क्योंकि जब तीनों मिल जाते हैं तो इनके पास इतना पावर हो जाता है कि फिर इनको कंट्रोल करना आउट ऑफ एम्बिट हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कॉज है हमारे यहाँ करप्शन के। और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन ये कुछ फेमस कारक हैं जो कि हमारे यहाँ करप्शन को बढ़ाते हैं। ठीक है, अब आते हैं करप्शन बढ़ रहा है, हमारे यहाँ करप्शन को रोकने के लिए लॉज क्या क्या है। तो सबसे पहला है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। यह सबसे पावरफुल एक्ट है। इस एक्ट में अगर कोई करप्ट ऑफिशियल्स है उसको विदिन 3 मंथ ट्रायल पे डाल दिया जाता है। लेकिन यह भी एक्ट बस नाम का एक्ट बना हुआ है, इसको भी बार बार सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के बाद भी यह एक्ट अपने फुल एम्बिट के साथ काम नहीं कर पा रहा है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, जो मनी लॉन्ड्रिंग होता था देश में, इसमें बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स एंड बिजनेसमैन शामिल होते थे, उसको रोकने के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट कम्स बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट। अब बहुत सारे पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स क्या करते थे, उन्हें पता है कि अगर उनके नाम पे संपत्ति होगी तो कभी ना कभी सरकार के या फिर जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी निगाह में आ जाएगी, तो फिर उनको अपने इनकम से अधिक संपत्ति रखने के लिए जेल जाना पड़ेगा। तो वो क्या करते थे, कभी अपने सर्वेंट्स के नाम पे, कभी अपने रिलेटिव के नाम पे प्रॉपर्टी ले लेते थे। ना तो सर्वेंट को पता है ना रिलेटिव को पता है, लेकिन उनके नाम पे प्रॉपर्टी है और इस तरीके से बेनामी प्रॉपर्टी रखते थे वो। तो उसको रोकने के लिए बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसको 2016 में फिर से अमेंड किया गया। नेक्स्ट कम्स राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। इस एक्ट ने आकर के अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट किया है। अब कोई भी ऑफिशियल्स के पास क्या क्या है, क्या क्या डिसीजंस हैं, कैसे कैसे डिसीजन लिए जा रहे हैं, ये अब पब्लिक डोमेन में ओपन हो रहा है। नेक्स्ट इज लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट 2013, जो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से लेकर के जो नीचे स्केल 4 के जो ऑफिशियल्स हैं उन तक, मतलब क्लास 1 टू क्लास 4 तक कोई भी अगर ऑफिशियल करप्शन करता है तो उसको देखने की जिम्मेदारी लोकपाल एंड लोकायुक्ता पर है। नेक्स्ट इज CVC एक्ट, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003। इस एक्ट ने भी जो हायर ऑफिशियल्स हैं उन पर करप्शन केस की इंक्वायरी करने के लिए यह एक्ट बनाया गया। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, व्हिसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट। यह एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो कि कहता है कि किसी भी ऑफिस में अगर कोई एक ईमानदार है तो उसको प्रोटेक्ट किया जाए, और वह अगर जो बेईमान लोग हैं उनको एक्सपोज करता है तो इस ईमानदार को प्रोटेक्ट किया जाए और बेईमानों को सजा दिया जाए। ठीक है, तो इसीलिए व्हिसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। तो दे आर फेमस एंड इंपॉर्टेंट एक्ट्स। तो इसको आप लोग अगर कोट करेंगे तो ऑब्वियसली आंसर की क्वालिटी डेफिनेटली बढ़ेगी। अब आते हैं कि क्या आगे का सुधार होना चाहिए, व्हाट वुड बी द वे फॉरवर्ड, हाउ कैन वी कंट्रोल करप्शन इन इंडिया। सबसे पहला है, जितना डिजिटल गवर्नेंस बढ़ेगा उतना करप्शन घटेगा। RTI जितना एम्पावर होगा, लोग जितना RTI का मैक्सिमम यूज करने लगेंगे उतना करप्शन कम होगा। जितने हमारे करप्शन कंट्रोल करने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, CBI, CBC, लोकपाल, कैग, ये सब जितने एम्पावर्ड होंगे उतना हमारे यहाँ करप्शन कंट्रोल होगा। मतलब वो गवर्नमेंट के एम्बिट में अगर रहेंगे, गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेंगे, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के करप्शन को एक्सपोज नहीं कर पाएंगे, तो उन्हें ऑटोनॉमी देने की जरूरत है, बहुत अच्छे तरीके से वो कंट्रोल करेंगे। नेक्स्ट कम्स एथिक्स इन गवर्नेंस। जो सिलेबस है, जैसे GS4 इंट्रोड्यूस किया गया, या फिर ट्रेनिंग में एथिकल ट्रेनिंग दिया जाए, जब पोस्टिंग हो रही है तो किसी एथिकल ऑफिसर के अंडर आपकी पोस्टिंग हो, ये सब चीजें अगर हम सिक्योर करेंगे तो ईमानदार ऑफिशियल्स ड्यूटी में आएंगे। साथ ही अपब्रिंगिंग में भी हमें जो हमारे एथिकल सोर्सेस हैं उसको सिलेबस में शामिल किया जाए। हमारे स्टडी में रामायण, भगवद गीता, ऐसे जो एथिकल सोर्सेस हैं उनको शामिल अगर किया जाएगा तो हमारी अपब्रिंगिंग, हमारी जो पालन पोषण है वही नैतिक होगी। नैतिक शिक्षा से हम बड़े होंगे तो हमारे अंदर नैतिकता रहेगी, तो हमारे ड्यूटी में भी नैतिकता रहेगी। ओके, नेक्स्ट इज पब्लिक अवेयरनेस एंड सोशल अकाउंटेबिलिटी। पब्लिक अवेयरनेस
मतलब सिटीजन चार्टर या फिर सोशल ऑडिटिंग। सिटीजन चार्टर में लेकर के लोगों को बताया जाए कि भाई यहाँ यह ऑफिस कैसे काम करता है, आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। उस तरीके से सोशल ऑडिटिंग, गवर्नमेंट का कोई भी स्कीम है वो कैसा स्कीम है, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, कौन ऑफिसर कैसी ड्यूटी कर रहा है, वो अगर कॉमन जो पीपल है, जो सिटीजन है देश के, वह अगर उसकी ऑडिटिंग करेंगे, वह उसके बारे में रिपोर्ट बनाएंगे, तो इससे भी करप्शन कंट्रोल होगा। एंड जुडिशियल रिफॉर्म, जब तक करप्शन के केसेस फास्ट ट्रायल बेसिस पे निपटाए नहीं जाएंगे, तब तक जो करप्ट ऑफिशियल्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनमें डर नहीं आएगा। तो हमें करप्शन रोकने के लिए 2 स्तर पे काम करना पड़ेगा। पहला, करप्ट लोगों को जल्दी जल्दी सजा दिया जाए, और दूसरा, करप्शन को रूट से ही खत्म किया जाए। मतलब जो हम जन्म ले रहे हैं, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वहां पर मोरालिटी को प्रमोट किया जाए। ठीक है। एंड नेक्स्ट वन, अडॉप्शन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस। जैसे जो वेस्टर्न कंट्रीज है, वहां पर एक ट्रेंड देखा जाता है कि वहां पर जैसे जैसे ऑफिशियल्स हायर पोस्ट पे जाते हैं या पॉलिटिशियन प्रमोट होते जाते हैं, वैसे वैसे वो रूल को ज्यादा फॉलो करते हैं। जबकि हमारे यहां उल्टा होता है। हमारे यहां जैसे जैसे ऑफिशियल्स बड़े बड़े पोस्ट पे जाते हैं, पॉलिटिशियन हायर पोस्ट पे जाते हैं, वो रूल को वायलेट करने के लिए और ज्यादा टेंड होते चले जाते हैं, नियमों की उतनी अधिक धज्जियां उड़ाते हैं। तो जो वेस्टर्न पॉलिसीज हैं, जो वेस्टर्न प्रैक्टिसेस हैं, उनको भी हमें अपनाने की जरूरत है। तो इस तरीके से अगर हम ये चीजें करते हैं तो हमारे यहां भी करप्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। इसको लेकर, करप्शन को लेकर के जयप्रकाश नारायण ने, हम सभी जयप्रकाश नारायण जी को जानते हैं, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि द इमरजेंसी ऑफ इंडिया इज नॉट पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट और इलिटरेसी। हमारे देश के लिए जो इमरजेंसी है वह पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इलिटरेसी नहीं, बल्कि करप्शन है। अगर करप्शन को समाप्त किया जाए तो अपने आप पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इलिटरेसी समाप्त हो जाएगी। तो रूट कॉज ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इलिटरेसी इज करप्शन। ओके। आगे एक फेमस कोट है कि करप्शन इज पेड बाय द पुअर। सिस्टम में अगर करप्शन होता है तो उस करप्शन का मूल्य कौन चुकाता है? जो उस स्टेट का सबसे पुअर पीपल होता है वह चुकाता है। जो अमीर लोग हैं, जो हाई पोस्ट पे हैं, जो रॉयल क्लास के लोग हैं, वो करप्शन का प्राइस नहीं देते हैं, क्योंकि उनके साथ करप्शन कोई नहीं कर सकता, वो पावरफुल लोग हैं। लेकिन जो गरीब है उसी को टॉर्चर किया जाता है, उसी को लूटा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि करप्शन इज पेड बाय द पुअर। तो अगर कोई कंट्री अपने यहां से पॉवर्टी एलिमिनेट करना चाहती है तो उसे क्या करना पड़ेगा? करप्शन को एलिमिनेट करना पड़ेगा। प्लाटो ने कहा है, व्हेन द पीपल आर करप्ट गवर्नमेंट विल बी करप्ट। अगर लोग करप्ट हैं तो सरकार भी करप्ट होगी, क्योंकि सरकार लोगों से ही बनती है, ऑफिसर्स लोगों के बीच से ही जाते हैं, जो मिनिस्टर्स हैं वो भी लोगों के बीच से ही जाते हैं। तो अगर लोगों में करप्शन है, लोग करप्ट हैं, हम बाई नेचर करप्ट हैं, क्योंकि ऑफिस में जाते ही हम क्या करते हैं कि भाई यहाँ 2 घंटे लाइन में लगने पड़ेंगे, तुम 500 रुपये लो, 1000 रुपये लो, मेरा काम करा दो, मैं जा रहा हूं। तो अपने नियम को फॉलो नहीं करना पड़े, रूल को फॉलो नहीं करना पड़े, इसके लिए हम खुद ब्राइब को ऑफर करते हैं। तो इफ वी आर करप्ट आवर सिस्टम विल बी करप्ट। ठीक है। एंड विक्टर ह्यूगो कहते हैं, ही हु ओपन्स अ स्कूल डोर क्लोज अ प्रिजन। वह कोई जो एक विद्यालय खोलता है एक जेल बंद करता है। मतलब कि अगर एजुकेशन को प्रमोट करेंगे तो करप्शन और अपराध कम होंगे। ठीक है। तो दे आर वेरी फेमस कोट्स, अगर आप चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं, तो इसको यूज करिए। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने बताया कि नीचे डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उसको जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर इसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो आज के सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए तरीके से एथिक्स को लेकर के आगे बढ़ते हैं। मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।